आप में से 95% लोग अपने स्मार्टफोन को गलत चूज करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ महीनों में स्मार्टफोन के प्राइसेस में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। पिछले साल iQOO 13 55,000 रुपए का लॉन्च हुआ था। इस बार iQOO 15 73,000 का लॉन्च हुआ है। Realme GT 7 Pro पिछले साल 60,000 रुपए का लॉन्च हुआ था। इस साल Realme GT 8 Pro 73,000 का लॉन्च हुआ है। Poco F8 Ultra के इंडिया में आने की बात हो रही है, वो भी 70,000 से ऊपर लॉन्च आएगा। और इवन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एप्पल अपने iPhone 17 का प्राइस बढ़ाने वाला है अप टू 7,000 रुपीज। और अगर आपको लग रहा है कि ये महंगे फोन बनाकर कंपनीज अपने जेब भर रही हैं, तो आप गलत हो। उल्टा महंगे फोन बनाकर ये लोग नुकसान में हैं। तो मार्केट में ये क्या भसड़ चल रही है, कंपनीज 2026 में अपने फोन्स के प्राइसेस को ना बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती हैं, और मुझे और आपको एज अ कंज्यूमर आगे क्या करना है, यही आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले प्रॉब्लम जानने से शुरू करते हैं कि अचानक से प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई हैं। तो देखो, अभी मार्केट में 3 मेजर प्रॉब्लम चल रही हैं। सबसे पहला, चिप शॉर्टेज। रैम, स्टोरेज और SSD, इन तीनों के बिना एक स्मार्टफोन नहीं बन सकता। और ये रहा पिछले 18 महीनों में DDR5 रैम के प्राइसेस का ग्राफ। पिछले 2 महीनों में रैम के प्राइसेस ऑलमोस्ट 3 गुना होने वाले हैं। अब वैसे तो ये प्राइस का ग्राफ DDR5 रैम का है, जो लैपटॉप्स वगैरह में लगती है, लेकिन LPDDR रैम्स जो मोबाइल फोन्स के अंदर लगती है, उसका भी हाल बुरा है। प्राइसेस पिछले 1 महीने में 15 से 20% बढ़ चुकी हैं, और इस क्वार्टर के एंड होते होते 10% और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल ऐसा ही बुरा हाल स्टोरेज का भी है। सैमसंग ने सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में अपने नैंड स्टोरेज की प्राइसेस लगभग 60% तक बढ़ा दी है। ओके, समझ आ गया कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों? उसके लिए आपको इस ग्राफ का ब्रेकडाउन समझना पड़ेगा। सबसे पहले कोविड की वजह से चिप शॉर्टेज हुई, ये सब आपको पता होगा, क्योंकि डिमांड एकदम से बढ़ गई, सप्लाई इतनी थी नहीं, तो मार्केट के अंदर एक चिप शॉर्टेज आ गया। अब इन शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो कंपनीज चिप्स बनाती हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। फिर इसके बाद जब लॉकडाउन खुला, चीजें वापस से नॉर्मल होना शुरू हुई, तो डिमांड वापस से कम हो गई, लेकिन कंपनीज ने प्रोडक्शन तो अपनी बढ़ा रखी थी। तो इस बढ़ी हुई प्रोडक्शन और लो डिमांड के चलते मार्केट में हो गई चिप्स की ओवर सप्लाई। मतलब जितनी चिप्स चाहिए उससे बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसी वजह से नैंड फ्लैश स्टोरेज का प्राइस अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक में लगभग 50% तक नीचे आ गया। ये 2015 से लेकर आज तक का सबसे कम प्राइस था। और यही रीजन है कि हमें 2024-25 के अंदर बहुत सारे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन भी देखने को मिले, स्पेशली इन बजट एंड मिड रेंज। लेकिन इसी 2024-25 में आया AI रेवोल्यूशन, और सबको पता चल गया कि AI क्या है और वो क्या कर सकता है। और इसीलिए सारी की सारी AI कंपनीज में अचानक से भयंकर वाला कंपटीशन शुरू हो गया। रेफरेंस के लिए आपको बता दो कि आपका दिया हुआ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट एक छोटे से शहर जितने बड़े डेटाबेस सेंटर के अंदर जाकर एग्जीक्यूट होता है। और ऐसे डेटा सेंटर्स बनाने के लिए कंपनीज लाइक एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करने में लगी हुई है। मतलब हाल ऐसा हो चुका है कि ये कंपनीज कहती है कि भाई हमें जो भी सामान चाहिए वो तुम लाकर मुझे दे दो, मुझे ये मत बताओ कि वो कितने का है, मुझे सामान लाओ, बिल पकड़ा दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और इसी वजह से जो कंपटीशन 2015-16 में स्मार्टफोन इनोवेशन में था, आज उससे 10 गुना ज्यादा कंपटीशन AI के अंदर है। और इसी कंपटीशन ने पूरे मार्केट के बैलेंस को बिगाड़ कर रखा हुआ है। और इस कंपटीशन का सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको हो रहा है? जो कंपनीज चिप्स बनाती हैं, क्योंकि वो अब हाई मार्जिन चिप्स बनाने में ज्यादा एफर्ट लगा रही है। देखो, दुनिया में जितनी भी रैम, SSD और हाई एंड स्टोरेज चिप्स बनती हैं, उन पूरी चिप्स का 95% ये 3 कंपनीज बनाती है। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो, जो फोन के लिए चिप्स बनती है ना, उसको बनाकर हम बस 5 रुपए कमा रहे हैं एक चिप पर, लेकिन जो AI के लिए चिप्स हम बना रहे हैं, वो एक चिप बेचने पर हम सीधा सीधा 25 रुपए कमा रहे हैं। और इसी वजह से सबने अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन और पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ AI चिप्स के ऊपर लगा रखा है। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा। क्रूशियल, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो अफोर्डेबल SSD और रैम बनाती है, उसका प्रोडक्शन माइक्रोन संभालता था, और अब उन्होंने बोल दिया कि भाई हम इस कंपनी को कर रहे हैं बंद। तो फोन में लगने वाले रैम और स्टोरेज की प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हो रखी है, और ये फ्यूचर में और कम हो सकती है। और जो बची खुची रैम और स्टोरेज है, उससे भी ये AI कंपनीज नहीं छोड़ रही। एनवीडिया अपने AI सर्वर्स में ट्रेडिशनल स्टोरेज की जगह फोन में यूज होने वाली LPDDR रैम्स का यूज कर रहा है। तो मतलब ये AI कंपनीज कहीं से भी स्मार्टफोन कंपनीज के लिए कुछ नहीं छोड़ रही। अब इन बड़े बड़े सर्वर्स में सिर्फ स्टोरेज और रैम से ही सारा काम नहीं हो जाता, यहाँ पर एक प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस टाइम दुनिया का 92% हाई एंड प्रोसेसर सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है। और इसी वजह से TSMC भी इस पूरी मोनोपोली का भरपूर मजा उठाने में लगा हुआ है। 2020 में क्वालकॉम की फ्लैगशिप चिप का प्राइस $80 से $120 था। 2023 में स्नैपड्रैगन 8
Gen 3 का प्राइस हुआ $215। 2024 में 8 Elite का प्राइस हुआ $240, जो कि 2023 से 10% का जंप था। लेकिन 2025 में 8 Elite Gen 5 का प्राइस $280 हो चुका है, जो कि पिछले साल से 25% का जंप है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि Qualcomm बहुत पैसे छाप रहा है, असली पैसा छाप रहा है TSMC, और इसी वजह से अभी इस साल जो उन्होंने नेट प्रॉफिट, मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, TSMC ने 40% का प्रॉफिट बुक करा है। जब कंपनी TSMC जितनी बड़ी हो जाती है तो वहां पर नेट प्रॉफिट ग्रोथ जनरली 8 से 12% ही होता है। ये लोग 40% से ग्रो कर रहे हैं। तो इसी रैम, स्टोरेज और SoC की प्राइस हाइक की वजह से स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट्स तीनों के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं इन इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन इंडिया में ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट से भी ज्यादा महंगा होगा, और उसकी वजह है द रूपी डिप्रिसिएशन। नवंबर 2024 में $1 का प्राइस था ₹84, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर $1 की कीमत है ₹90। अब इससे फर्क क्या पड़ता है वो देख लो। मान लो ये प्रोसेसर Qualcomm $120 का बेच रहा है, तो जब $1 की वैल्यू ₹84 थी तब ये प्रोसेसर हमें इंडिया में 10,080 का पड़ता था। लेकिन जब डॉलर ₹90 का हो गया है तो सेम चिप जो 10,080 रुपए की थी अब वो 10,800 रुपए की पड़ रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दाम बढ़ने वाले हैं, ये मान के चलो कि इंडिया में 7 से 8% उसका और ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो ये थी सारी की सारी प्रॉब्लम्स। अब आते हैं पोटेंशियल सॉल्यूशंस पे कि कंपनीज यहाँ पर क्या कर सकती है। तो देखो, मेरे हिसाब से कंपनीज के पास अभी 3 सॉल्यूशंस है। पहला, आने वाले सारे फोन्स के प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए। जो फोन अभी आपको 20,000 रुपए का मिल रहा है, ऑलमोस्ट वैसी वैल्यू 2026 में आपको 22-23,000 रुपए का फोन देगा। 40,000 के फोन की वैल्यू आपको आगे चल के 50,000 वाले फोन में मिलेगी। और जब सारे ब्रांड्स यही काम करने लग जाएंगे तो मेरे और आपके जैसे कंज्यूमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। हमने बिना चार्जर के फोन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो ये भी हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और यही हमारा नया नॉर्मल बन जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, जैसे अभी हमें महंगे फोन्स के अंदर 12 और 24 महीने की नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिलता है, शायद ये ब्रांड्स बैंक के साथ कोलैब करके मिड रेंज और थोड़े बजट फोन के अंदर भी हमें ये ऑप्शन देने लग जाए, जिससे लोगों को थोड़े से महंगे फोन भी अफोर्डेबल लग सकते हैं। इसके बाद तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कॉस्ट कटिंग। ऐसी जगह कॉस्ट कटिंग करी जाए जहां पर नॉर्मल यूजर को फर्क भी ना पड़े। जैसे अभी आपको 25-30 हजार रुपए के अंदर 1.5K 2K डिस्प्ले मिल जाती है, नहीं जरूरत है उसकी। बजट और मिड रेंज के अंदर हमें IP69 रेटिंग मिल रही है, नहीं चाहिए। ब्रांड्स चाहे तो नया कैमरा सेंसर यूज करना भी छोड़ सकती है, पुराने सेंसर्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके अच्छे रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। गूगल ने Pixel 2 से लेकर Pixel 4 तक सेम कैमरा सेंसर यूज करा था और हर साल कैमरा के अंदर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट भी आ रही थी। तो सॉफ्टवेयर और पोस्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिदम को फिक्स करके यहाँ पर बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी निकाली जा सकती है। अभी आपको एक फोन में 3 वेरिएंट मिलते हैं, 6GB, 8GB, 12GB रैम। आप 2 ही ऑप्शन रखो, बजट के अंदर 6 और 8 कर दो, मिड रेंज के अंदर 8 और 12 कर दो। इसके अलावा मुझे कोई और सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सॉल्यूशन हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो अब है वीडियो का लास्ट सेगमेंट। हमने प्रॉब्लम समझ ली, कंपनीज क्या कर सकती हैं वो समझ लिया। अब बारी आती है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। जैसा कि मैंने बताया 2024-25 में क्योंकि चिप्स बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई में थी, इस वजह से हमें एक वैल्यू फॉर मनी फोन मिले हैं। लेकिन आगे चलकर 2026 में इसकी उम्मीद कम रख दो। आगे आपको सेम वैल्यू प्रोपोजिशन जैसे फोन नहीं मिलेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है OnePlus 15 के साथ। अगर हम OnePlus 13 को OnePlus 15 के सामने रखें, अगर हम स्पेक्स वाइज, वैल्यू वाइज कंपेयर करें तो OnePlus 13 एक बेटर फोन है देन OnePlus 15। अभी ये एक फोन के साथ हुआ है, आगे चलकर ये सारे फोन्स के साथ होगा और हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और याद रहे, फिर से कह रहा हूं, जब ऐसा होगा तो कई कंटेंट क्रिएटर्स आपको ये बताएंगे कि यार सेम प्राइस में पिछले साल हमें अच्छी चीज मिलती थी। लेकिन आपको याद रखना है कि पिछले साल में और 2026 की सिचुएशन में बहुत अंतर है। अब अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन कम नहीं रखते हो तो या तो आप अपने बजट से महंगा फोन लोगे ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हो सके, या फिर आप अपने फोन से खुश नहीं रहोगे, और ये दोनों ही चीजें सही नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 2, डोंट वेट। आपको फोन लेना है लेकिन आप वेट कर रहे हो कि कोई अच्छा सा फोन आएगा तब आप लोगे, तो यहाँ पर आप एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। पहले तो याद रखो, परफेक्ट फोन जैसा कुछ होता नहीं है। आप कितना ही रिसर्च करके एक परफेक्ट फोन ले लोगे, उसके 2 महीने बाद उससे अच्छा फोन डेफिनेटली आ जाएगा। ये थी पहली बात। दूसरी बात है कि हर फोन में कुछ न कुछ फ्लॉज होते हैं। जैसे ये फोन ओवरऑल बहुत बेहतरीन है लेकिन इसके स्पीकर्स बहुत बेकार है, और मुझे इस फोन के साथ खुश रहना है तो मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी जो फोन ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, जिनके कंपोनेंट सस्ते दाम पर कंपनीज ने खरीद के बना के मार्केट में डाल रखे हैं, वो फोन अगर आपको सही लग रहे हैं आपके प्राइस के, आपकी नीड के हिसाब से,
खरीद लो, प्लीज डोंट वेट। तीसरा सॉल्यूशन, बाय प्रीवियस ईयर फ्लैगशिप फोन्स। जैसे अभी अगर लेना है OnePlus 13, S24 सीरीज या Pixel 9 सीरीज ले सकते हो। 2026 में Pixel 10 सीरीज, S25 सीरीज में से फोन ले सकते हो। तो ऑफलाइन में जाकर अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको पिछले साल के काफी सारे अच्छे फोन्स मिल जाएंगे। इसके बाद फोर्थ और आखिरी सॉल्यूशन, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, डोंट अटैच टू एनी ब्रांड। कोई भी ब्रांड भगवान नहीं है और कोई भी ब्रांड बुरा नहीं है। बस अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप इन ब्रांड से थोड़ा दूर रह सकते हो। इसलिए नहीं क्योंकि ये खराब है, इसलिए क्योंकि बाकी जो है वो इनसे बेटर है। इसके अलावा बाकी फोन के स्पेक्स देखो, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस देखो, बस फोन किस ब्रांड का है ये आपके फोन सिलेक्शन चेकलिस्ट में सबसे नीचे नंबर पे होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, जब किसी भी फोन की ओवर मार्केटिंग हो रही हो, मतलब एक फोन है, हर यूट्यूब वीडियो से पहले उसी की ऐड आ रही है, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड कंटेंट आपको मिल रहे हैं जहां पर वही 2-4 बातें जानबूझकर बार बार बताई जा रही है, तो याद रखना कि ढोल हमेशा उसी प्रोडक्ट का पीटा जाता है जिसमें खुद का दम नहीं होता। अच्छा प्रोडक्ट थोड़ी सी मार्केटिंग में ही बिक जाता है। बस इसके अलावा मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करो जो अभी नेक्स्ट फोन लेने का सोच रहा है। इसके अलावा कुछ अच्छे फोन अभी जो ऑफर हो रखे हैं उनको मैं यहाँ पर टैग कर दूंगा, आप वो जाकर भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये जानना है ऑनलाइन शॉपिंग में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।